राज्य है वह राज्य अपने इच्छा के अनुसार धीरे धीरे स्वेच्छा के अनुसार धीरे धीरे पंचायती राज संस्थाओं को स्थापना अपने 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 राज्यों में कर लेंगे, परंतु वास्तव में हुआ ऐसा नहीं। और आगे चलकर अशोक मेहता समिति की स्थापना दिसंबर 1970 में हुई। तो अशोक मेहता समिति की स्थापना भी इसी की जो पंचायती राज संस्था है उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको और अधिक मजबूत बनाने के लिए की गई थी, क्योंकि जो सभी राज्य थे, राज्यों के द्वारा पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था केवल जो राज्य है अपने इच्छा अनुसार जब उनके पास में संसाधन हो जाएंगे, जब उनके पास में शक्तियां हो जाएंगी, तो वह क्या करेंगे, अपने अपने राज्यों में पंचायती संस्थाओं की स्थापना कर लेंगे। परंतु किसी राज्य के द्वारा यह इच्छा जाहिर नहीं की गई थी, बहुत ही कम राज्यों के द्वारा इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि कोई राज्य नहीं चाह रहा था कि वह अपनी शक्ति को किसी तीसरे स्तर में विभाजित करे। किसी और को शक्ति कौन देना चाहता है? कौन चाहता है कि जो उसके पास में जो केंद्रीकृत सत्ता है, जो सत्ता है जिसके लिए बहुत से लोग मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस सत्ता को कौन दूसरों को देना चाहता है? तो उसी प्रकार से राज्यों के द्वारा भी ऐसा ही जो व्यवहार था किया गया, और सरकार की जो रक्षा रही है उसके द्वारा इसकी स्थापना एक संपूर्ण स्तर पर नहीं हो पाई थी। और जो कि बलवंत राय मेहता समिति थी उसने कहा था कि ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए जाए, उनकी स्थापना की जाए, वह पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। इससे पहले बलवंत राय मेहता, अब अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई। तो इस समिति के द्वारा भी कुछ मतलब सिफारिशें की गई। तो उन सिफारिशों में कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं, यह है कि जो जिला अभी इन्होंने कहा कि 2 स्तर पर पंचायत या संस्थाएं संपूर्ण देश में होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर कहा था, इन्होंने कहा 2 स्तर पर। इन्होंने स्तर बताए, वह था जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। इनका जो जनपद पंचायत था, उन्होंने कहा जनपद पंचायत होना आवश्यक नहीं है, बल्कि जो जिला पंचायत है इनके द्वारा यह भी कहा गया था कि जो जिला पंचायत है वह कार्यकारी होना चाहिए, और ग्राम पंचायत सलाहकारी, यानी जो काम किए जाए किसी भी स्तर पर, किसी भी मतलब क्षेत्र में, तो है जिला पंचायत के द्वारा काम किए जाना चाहिए, और ग्राम पंचायतों के द्वारा केवल सलाहकारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार उल्टा था, ठीक उल्टा, ठीक विपरीत था। इसके अलावा उन्होंने कहा, मतलब अशोक मेहता समिति ने कहा, अशोक मेहता के द्वारा कहा गया कि इनको ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार भी दिए जाए, इनको कराधान का अधिकार भी दिया जाए। इसके अलावा इनको एक न्याय पंचायत की स्थापना, यानी न्याय पंचायत का उद्देश्य है कि यदि कोई विवाद, कोई झगड़ा हो, यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो इस न्याय पंचायत के माध्यम से ग्राम के लोग वहीं पर उसी गांव में उसको सुलझा ले। इस प्रकार से न्याय पंचायत की स्थापना की बात भी इस जो अशोक मेहता समिति थी उसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसके द्वारा लेखा परीक्षण की भी बात कही गई कि इन जो पंचायती संस्थाएं हैं उनका लेखा परीक्षण किया जाए, यानी जो सीएजी है हमारा, आप उसके विषय परिचित हो या ना हो, बल्कि आगे वीडियो में हम इसको विषय सीएजी के विषय में जरूर वीडियो बनाएंगे। तो सीएजी है, तो सीएजी क्या करता है, ऑडिट करता है, जो चीज सरकार के द्वारा की जा रही है उसकी परीक्षण करता है, उसकी समीक्षा करता है कि सरकार कोई गलत कार्य तो नहीं कर रही है, सरकार जनता के पैसों को कहीं गलत कार्यों में खर्च तो नहीं कर रही है। तो उस प्रकार से जो अशोक मेहता समिति थी उसके द्वारा कहा गया था कि लेखा परीक्षण की व्यवस्था भी इसके द्वारा की जानी चाहिए, कराधान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, इसके द्वारा जो न्याय पंचायत की स्थापना भी की जानी चाहिए, और एक मंत्री की स्थापना की जानी चाहिए। एक मंत्री विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जरूर होना चाहिए, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक मंत्री होना चाहिए जो उसकी संपूर्ण जानकारी अपने पास में रख सके। ठीक, इसके अलावा उन्होंने आरक्षण की बात की, एसटी एसटी को आरक्षण दिया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो पंचायती संस्था है उन्हें संवैधानिक मान्यता दी जाए। यह संवैधानिक मान्यता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो हमारा संविधान था उसमें संविधान में इसको ऐड नहीं किया गया था, यानी नेहरू ने सिर्फ कह दिया था कि इन पंचायती संस्थाओं की स्थापना की जाए, परंतु अभी तक संविधान में इसको लेकर कोई बात नहीं की गई, संविधान में जुड़ा नहीं गया था। और जब तक कोई चीज संविधान में नहीं जोड़ी जाती है, जब संविधान में अमेंड नहीं की जाती है, तब तक वह बाध्यकारी किसी राज्य पर नहीं होती है। इसलिए तो राज्य अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे, परंतु यदि संविधान में लिख जाता कोई चीज, मतलब लिख जाती है बात, तो तभी से उसको लागू करना राज्यों के लिए अनिवार्य हो जाता, मस्ट हो जाता। ठीक, तो 1993 में इसको संविधान में लिख दिया गया, संवैधानिक कर दिया गया था। तो इसलिए आगे चलकर 1 साल के अंतर्गत संपूर्ण राज्यों ने इसको 1994 तक इसको अपना लिया था। इसके साथ जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका, तो इस प्रकार से जो अशोक मेहता समिति है उसने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी ग्राम पंचायतों, जिला पंचायत में आरक्षण भी मिलने चाहिए।
इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रॉपर चुनाव होने चाहिए और संवैधानिक मान्यता भी इनको प्रदान की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो सिफारिशें दी थी, वह समिति जो 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 अशोक मेहता समिति थी, उसने सिफारिशें अपनी प्रमुख रूप से सिफारिशें दी थी। उन सिफारिशों में कुछ मतलब प्रमुख थी, उनके बारे में हमने बताया आपको। तो उसमें हम एक बार फिर से उसको रिपीट कर दें। तो उसमें सबसे पहला था 2 स्तर की पंचायती राज संस्था स्थापना की जाए। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इससे पहले 1957 की, उसने कहा था 3 स्तरीय, इसने कहा था 2 स्तरीय। इसने पहली बार संविधान में मान्यता की बात कही थी, संविधान में मान्यता दिया। इसने कर की बात की, टैक्सेशन सिस्टम की बात की थी, क्योंकि कर बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को, यदि आपने राजनीतिक अधिकार दे दिए परंतु उसके पैसे के अधिकार नहीं लिए ना, पैसे के आर्थिक स्तर पर ही उसे कमजोर रखा, तो वह वास्तविक रूप से उसे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, वास्तविक रूप से वह इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से हुआ भी है सर। परंतु इनके द्वारा जो सिफारिश की गई थी, कर व्यवस्था होनी चाहिए, एक मंत्री होना चाहिए, इनके द्वारा का आरक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, और इन्होंने कहा था कि प्रॉपर चुनाव होना चाहिए, और न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही, एक मंत्री की मतलब मंत्री की भी होना चाहिए पंचायती व्यवस्था को लेकर। परंतु हुआ ये कि 1977 में चूंकि जो जो जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में, 1977 तक, क्योंकि आपातकाल भारत में विद्यमान था, और आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे, तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। परंतु उस जनता पार्टी के जो सरकार थी, वह केवल 2 से 3 सालों में ही गिर गई थी। 1980 में वह सरकार स्थानांतरित हो गई थी, वह सरकार गिर गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई। तो इस प्रकार से जो सरकार गिरने के कारण यह सिफारिशें वाकई में लागू नहीं हो पाई थी। तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशें उनके द्वारा अच्छी सिफारिशें दी गई थी, यानी पंचायती संस्थाओं के मजबूतीकरण की दिशा में अच्छा प्रयास किया गया था। परंतु वास्तविक रूप से उनकी जो सिफारिशें थी, वह सरकार गिर जाने के कारण वह लागू नहीं हो पाई थी। ठीक, तो इसके बाद आगे इसकी दिशा में प्रयास हुए, और जी के राव समिति की स्थापना आगे चलकर 1985 में जीबी की राव की समिति की स्थापना हुई। उस जीबी की राव की समिति के द्वारा कहा गया कि जिला जो परिषद है, जिला पंचायत है, उसको महत्व दिया जाए, जिला पंचायत को सभी अधिकार दिए जाए। ठीक, उसके द्वारा कहा गया था कि नियमित चुनाव हो। तो यह मतलब जीबी की राव समिति भी मतलब कुछ सिफारिशें दी थी, उतनी यदि महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर समझना, परंतु उसके जीबी के राव समिति की स्थापना भी इस दिशा में हुई थी। इसके और उसके बाद एक दांतेवाला समिति की स्थापना भी इसके द्वारा मतलब इसी दिशा में हुई। हनुमंत राव की समिति की स्थापना भी हुई। उसके बाद एमएल संघवी समिति की स्थापना 1986 में हुई थी, और यह बहुत महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि एमएल संघवी थे, वह बहुत बड़े न्यायविद थे। तो इनके द्वारा भी अपनी इनकी अध्यक्षता में भी जो राजीव गांधी थी, तो राजीव गांधी ने इनकी अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की थी। राजीव गांधी की सरकार थी 1986 में, तो इनके द्वारा एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी, और इनके द्वारा भी कहा गया था, जो प्रमुख सिफारिश इनके द्वारा दी गई थी वह यह है कि उनमें से कहा गया था कि इनको संवैधानिक कर दिया जाए। यानी यहाँ से मांग मजबूत होना शुरू हुई कि पंचायती संस्थाओं को एक मजबूत संवैधानिक आधार प्रदान किया जाए, और संवैधानिक आधार प्रदान करने की दिशा में इन्होंने एक आगे कदम बढ़ाया और कहा कि संवैधानिक आधार इनको प्रदान किया जाना चाहिए, तभी ग्राम पंचायतें, जो जिला पंचायतें हैं, वह अपने वास्तविक रूप में आ सकती हैं, इनको अधिकार मिल सकती हैं। तो इन्होंने संवैधानिकरण की बात की। इसके अलावा इन्होंने पुनः उसी न्याय पंचायत की बात, जिसको अशोक मेहता समिति 1977 के द्वारा कहा गया था, उसको इसके द्वारा दोहराया गया कि न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने कहा कि गांव को, यानी ग्राम स्तर को सभी अधिकार दिए जाने चाहिए, यानी जिला स्तर को अधिकार कम दिए जाए, जिला स्तर केवल सहकारी हो, जिला पंचायत केवल सलाहकारी हो, बल्कि ग्राम पंचायतों को सभी शक्तियां दी जाए, इनके द्वारा कहा गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि चुनाव भी एक समय पर चुनाव होने चाहिए। तो इस प्रकार से अशोक मेहता समिति की सिफारिशें भी जो एमएल सिंघवी की सिफारिशें भी यही थी, जो अशोक मेहता समिति से मिलती जुलती सिफारिशें हमें प्रतीत होती है। इसके बाद आई थुंगन समिति ने भी इस मतलब जो पंचायत संस्था है उनकी स्थापना की दिशा में 1988 में इस थुंगन समिति की स्थापना हुई थी। तो इसने कुछ सिफारिशें प्रदान की। उन सिफारिशों में था कि जो 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि किसने कहा था, आप सोचिए, 1957 में कहा था बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर की जो वर्तमान व्यवस्था है उसने वही व्यवस्था इसने बात की थी। जो थुंगन समिति थी उसने कहा था कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए इसको, जो कि वर्तमान में हो चुकी है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जिला पंचायत को अधिकार दिए जाएं, यानी जिला पंचायत को
सलाहकारी नहीं बल्कि कार्यकारी अधिकार दिए जाए, और जो भी काम पंचायत की व्यवस्थाओं के द्वारा किए जाए वह जिला पंचायत के सहारे किए जाए, इनके द्वारा कहा गया था। इन्होंने कहा कि जिला जो पंचायत की व्यवस्था है उनके कार्यकाल को निश्चित किया जाए, 5 वर्ष का टेन्योर फिक्स किया जाए, जो कि वर्तमान में भी विद्यमान है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि एक जो इनके लिए अलग सूची का निर्माण किया जाए, यानी पंचायती संस्थाओं के लिए एक अलग सूची का निर्माण किया जाए, जो कि वर्तमान में है। यानी 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्थाओं ग्राम पंचायतों को लेकर है, और 12वीं जो अनुसूची है भारत में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, जो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची इन्हीं पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए एक अलग समिति की स्थापना की जाए, तो वह समिति अलग सूची की स्थापना की जाए, और वह 11वीं और 12वीं सूची वर्तमान में विद्यमान है। इसके अलावा कहा गया था इनके द्वारा कि पहली बार कि महिलाओं को इन पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। यानी जो तुंगन समिति थी उसने कहा था पहली बार कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इसके पहले जो अशोक मेहता समिति 1977 में स्थापना हुई जिसकी, उसने कहा था आरक्षण दिया जाए, परंतु उसने महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं की थी, परंतु इसने पहली बार महिलाओं के आरक्षण की बात तुंगन समिति ने की थी। इसके साथ साथ उसने कहा कि वित्तीय अधिकार भी इन संस्थाओं को दिए जाए। इसके बाद आई गौडगिल समिति 1988। तो गौडगिल समिति ने भी अपनी कुछ सिफारिशें दी, परंतु जो गौडगिल समिति की सिफारिशें की हम बात करें, सच्चे अर्थ में बात करें, तो गौडगिल समिति की सिफारिशें मतलब वास्तविक रूप में जो समितियां की स्थापना हुई थी उन सभी समितियों में सबका निचोड़ थी। यानी जितनी भी सभी समितियां थी उन समिति को जो भी अच्छी बातें कही गई थी, जो भी श्रेष्ठ बातें कही गई थी, उनका निचोड़ गौडगिल समिति के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए, जो कि विभिन्न समितियों ने कहा भी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको 3 स्तर पर विद्यमान किया, 3 स्तरीय बना जाए, जो कि वर्तमान में है, और इसके द्वारा पहले भी कहा गया था 3 स्तरीय होना चाहिए, जो कि उनके द्वारा गौडगिल समिति के द्वारा भी कहा गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, यानी पंचायत राज व्यवस्था के जो अधिकारी रहेंगे, जो पदाधिकारी गण रहेंगे, उनका कार्यकाल को 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए, जो कि वर्तमान में भी है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि तीनों स्तर पर सीधा निर्वाचन होना चाहिए, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, जो कि वर्तमान में है। आम जनता जाकर इन पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो अधिकारी रहेंगे, जो सरपंच रहेंगे या फिर अध्यक्ष के रहेंगे, उनके लिए स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। तो वह इसकी व्यवस्था भी अभी जो वर्तमान में है। इसके बाद आरक्षण की बात की थी कि SC ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जो कि वर्तमान में विद्यमान है, यानी महिलाओं को 1/3 पदों का आरक्षण है। तो इस प्रकार से जो पंचायती संस्थाएं हैं उनमें SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण है, और इनके द्वारा कहा गया कि वित्तीय अधिकार पंचायती संस्थाओं को दिया जाए, और एक राज्य जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इन संस्थाओं के चुनाव करवाए जाए। यानी इनके द्वारा कहा गया गौडगिल समिति की जो सिफारिशें थी वह सभी सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण थी, सभी सिफारिशें थी वह विभिन्न समितियों के द्वारा जो प्रमुख बातें कही गई थी, जो वर्तमान में लागू है, उनका निचोड़ थी। इनके द्वारा कहा गया था कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना की जाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इन पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके चुनाव करवाए जाए, जो कि वर्तमान में हो रहे हैं। यानी वर्तमान में जो हमारा चुनाव आयोग है, तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वह केवल विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, और जो राज्य चुनाव आयोग है, यानी प्रत्येक राज्य का अपना चुनाव आयोग होता है। तो जो राज्य का चुनाव आयोग है, तो वह राज्य का चुनाव आयोग जो ग्राम पंचायत है और नगर पालिका, नगर निगम, इनके चुनाव करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग के पास इन चुनाव करवाने की अधिकार है, शक्ति है। तो इस प्रकार से इसके संवैधानिकरण का प्रयास किया गया, और संवैधानिकरण की दिशा में सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन के प्रयास किया गया 1989 में। 1989 में हम जानते हैं बीपी सिंह की सरकार थी। तो बीपी सिंह की सरकार के द्वारा सबसे पहली बार इस दिशा में संवैधानिक दर्जा देने की दिशा में प्रयास हुए, क्योंकि संवैधानिक दर्जा ही बहुत महत्वपूर्ण है। किसी संस्था को यदि आप जीवित रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको अधिकार देने हैं, तो आप संविधान में उसको दर्ज कर दीजिए, बाकी सब कुछ अधिकार उसको मिल जाएंगे। और बीपी सिंह की सरकार के द्वारा सबसे पहले जो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इसको प्रयास किए गए थे, फिर उसके बाद बीपी सिंह की सरकार के द्वारा प्रयास किए गए थे, और 64वां संविधान संशोधन किया गया था, परंतु यह 64वां संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया था। तो इसके कारण यह जो प्रयास था वह असफल हुआ था। इसके बाद बीपी सिंह की सरकार के द्वारा सबसे पहले राजीव गांधी ने इसकी दिशा में प्रयास किए थे 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से, परंतु वह संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया था, पास नहीं हो पाया था, उससे पहले सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई 1989 में। वह सरकार केवल एक साल ही चली,
और उसके द्वारा भी इच्छा जाहिर की गई थी, उसके द्वारा भी प्रयास किए गए थे कि इन संस्थाओं की स्थापना कर दी जाए, उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। परंतु 1990 में यह सरकार भी गिर गई, इस सरकार का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। लेकिन ठीक, तो इसके बाद इसके द्वारा प्रयास नहीं हो पाया, मतलब इसके द्वारा सफलता नहीं मिल पाई बीपी सिंह की सरकार को। और आगे चलकर जब नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में आई, तो नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। और 73वां 74वां संविधान संशोधन भारत के पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना थी, जो संवैधानिक था, उसको सफल बना दिया, वह संपूर्ण हो गया। और चूंकि नरसिम्हा राव की सरकार उस समय विद्यमान थी, तो नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था कि जो राजीव गांधी की जो सरकार थी वह भी कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की जो राजीव गांधी का जो सपना था, उस राजीव गांधी के सपने को पूरा किया जाए। और इन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके यह कार्य सफल कर दिया गया, संपूर्ण रूप से कर दिया गया। और भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, और उसके माध्यम से करीब 29 विषय को संविधान में, यानी ग्राम पंचायतों को 29 विषयों पर शक्तियां दी गई। पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया, यानी जो 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, और